बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सफलता के सफर में। और आप अपना सफलता का सफर तय कर रहे हैं अपनी एसएसटी टीचर श्रीमती नीलम पवार के साथ। और बच्चों, आज हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं लोकतांत्रिक राजनीति से अध्याय 3 जाति, धर्म और लैंगिक मसले के मुख्य बिंदुओं पर। बच्चों, इस अध्याय के लिए जो आवंटित अंक हैं वो 2 हैं, तो हम महत्वपूर्ण बातें 1 और 2 लाइन में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपकी इस लेसन की जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छे से हो जाए। तो जैसा कि ये जो अध्याय है इसका नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। तो बच्चों, जो लैंगिक विभाजन है उसका अभिप्राय है समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी जाने वाली असमान भूमिकाएं, है ना। यानी जो असमान भूमिकाएं वे अदा करते हैं वह समाज के द्वारा ही दी गई है। फिर है लैंगिक विभाजन सामाजिक अपेक्षाओं पर आधारित है। जो लैंगिक विभाजन है वो सामाजिक अपेक्षाओं पर आधारित है। घर के अंदर का काम स्त्रियां करेंगी और बाहर का कार्य पुरुष करेंगे, यही श्रम का लैंगिक विभाजन है। फिर अगला जो बिंदु हमने लिया है आप लोगों के लिए वो है विवाह, तलाक, गोद लेना जैसे पारिवारिक मामलों से जो जुड़े विवाद होते हैं या मसले होते हैं, इन पर बना हुआ जो कानून है वो पारिवारिक कानून या परिवार कानून कहलाता है। विवाह, तलाक, गोद लेना जैसे परिवार से जुड़े मसलों से संबंधित जो कानून होता है वो पारिवारिक या परिवार कानून कहलाता है। फिर अगला जो बिंदु है वो है कि महिला और पुरुषों को समान अधिकार और समान अवसर में विश्वास करने वाले व्यक्ति को नारीवादी कहते हैं। महिला और पुरुषों के समान अधिकारों और समान अवसर में विश्वास करने वाले व्यक्ति को नारीवादी कहते हैं। फिर अगला जो बिंदु हमने लिया है वो है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यालय नई दिल्ली में है। महात्मा गांधी ने कहा है कि धर्म राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। महात्मा गांधी ने कहा है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। फिर है धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव करने वाला व्यक्ति सांप्रदायिक कहलाता है या सांप्रदायिक होता है। अगला बिंदु है ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी इन समाज सुधारकों ने जातीय रहित समाज निर्माण हेतु कार्य किया। ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी इन समाज सुधारकों ने जाति रहित समाज के निर्माण के लिए कार्य किया। महापुरुषों के प्रयासों और सामाजिक आर्थिक बदलाव के चलते आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया है। ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर जाने की प्रक्रिया या नगरों की ओर जो जाने की प्रक्रिया है उसे पलायन या शहरीकरण कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर जाने की प्रक्रिया या नगरों की ओर जो पलायन होता है उसे शहरीकरण कहते हैं। बच्चों, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और स्कैंडिनेवियाई जो देश हैं वहां महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में भागीदारी का स्तर बहुत ही ऊंचा है। फिर अगला बिंदु है कि हमारा जो भारतीय समाज है वो पितृ प्रधान समाज है। हमारा भारतीय समाज पितृ प्रधान समाज है। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर जो है वो 54% और पुरुषों की साक्षरता दर 76% है। महिलाओं की साक्षरता दर 54 और पुरुषों की 76%। पितृ प्रधान का अर्थ है पितृप्रधान अर्थात महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक और महत्व देना और अधिक शक्ति देने वाली व्यवस्था। पितृप्रधान का अर्थ है महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक महत्व और अधिक शक्ति प्रदान करने वाली व्यवस्था। फिर सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी
चुनौती है। धर्मनिरपेक्षता वह शासन व्यवस्था जिसमें सभी धर्मों को समान दर्जा दिया जाता है, धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है। भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को अपने राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है। संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म को पालन करने और प्रचार करने की आजादी देता है। संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म को पालन करने और प्रचार करने की आजादी देता है। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी तरह के भेदभाव को असंवैधानिक मानता है। हमारे भारत का संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी तरह के भेदभाव को असंवैधानिक घोषित करता है या मानता है। अगला बिंदु है बच्चों कि जब किसी जाति, समुदाय, क्षेत्र विशेष के ज्यादातर लोग किसी एक पार्टी को वोट देते हैं तो वह जाति उस पार्टी का वोट बैंक कहलाती है। जब किसी जाति, समुदाय या क्षेत्र विशेष के लोग किसी एक पार्टी को वोट देते हैं तो वह जाति उस पार्टी का वोट बैंक कहलाती है। सांप्रदायिकता जब राजनीतिक दल द्वारा किसी एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़वाया जाता है तो इसे सांप्रदायिकता कहते हैं। जब राजनीतिक दल द्वारा किसी एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़वाया जाता है तो इसे सांप्रदायिकता कहते हैं। सांप्रदायिकता का सबसे जो गंदा रूप है या सबसे बुरा जो स्वरूप होता है वो है संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार कराना। सांप्रदायिकता का सबसे गंदा रूप है संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार कराना। जातिवादी जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति जातिवादी कहलाता है। अगला बिंदु है प्राचीन काल में स्त्रियां घर की चार दीवारी तक सीमित रहती थीं। अगला बिंदु है समय के उपयोग के संबंध में। समय उपयोग संबंधी सर्वेक्षण के आधार पर एक औरत रोजाना 7.5 घंटे से ज्यादा कार्य करती है और भारत में औसतन एक स्त्री पुरुष की तुलना में 1 घंटा ज्यादा कार्य करती है। यानी जो पुरुषों की कार्य की अवधि सर्वेक्षण में निकाली गई है वो है 6.5 घंटा। फिर लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं है बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं। फिर 2019 में भारत में महिला सांसदों की संख्या 14.36% तक पहुंची है। 2019 में जो महिला सांसद हैं उनकी संख्या 14.36% तक पहुंची है। फिर है भारत में राज्यों की विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। फिर अगला बिंदु है कि विकसित कहे जाने वाले देश अमेरिका में राष्ट्रीय महिला सांसदों की जो संख्या है वहां भी संतोषजनक नहीं है। अगला बिंदु है भारत में एक व्यक्ति की जाति उसके परिवार जिसमें वह जन्म लेता है से निश्चित होती है। भारत में किसी व्यक्ति की जाति उसके परिवार जिसमें कि वह जन्म लेता है से निश्चित होती है। 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या लिंगानुपात। देश का लिंगानुपात प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या गिरकर 919 रह गया है।
हमारे देश का जो लिंगानुपात है, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या गिरकर 919 रह गया है। स्थानीय सरकार यानी पंचायत और नगर पालिका में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। अतः आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से भी ज्यादा है। स्थानीय सरकार यानी पंचायत और नगर पालिका में महिलाओं के लिए 1/3 पद आरक्षित कर लिए गए हैं, जिससे भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से भी ज्यादा है। फिर अगला जो बिंदु है वो है कि आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा के विकास, पेशा चुनने की आजादी और गांवों में जमींदारी व्यवस्था के कमजोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है। आर्थिक विकास के कारण, शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा के विकास, पेशा चुनने की आजादी और गांव में जमींदारी व्यवस्था के कमजोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है। तो बच्चों, ये तो हमने लोकतांत्रिक राजनीति के अध्याय 3 जाति, धर्म और लैंगिक मसले पर आपसे चर्चा की। इसमें इस अध्याय के लिए 2 अंक निर्धारित हैं, तो आपको 1 और 2 लाइन से इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को तैयार करना है। आपसे इन बिंदुओं के आधार पर इस प्रश्न से जुड़े जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे वो बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे। आप इन प्रश्नों को तैयार करें, बार बार दोहराएं और लिखकर भी जरूर देखें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अगले अध्याय को अगले वीडियो में लेकर हम आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। गुड बाय बच्चों।